हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बच्चे, आप किसी भी राज्य से या फिर किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे उन सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखकर क्लासेस चलाए जा रहे हैं जो अलग राज्य से भी हों या फिर अलग बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आपको बता दें कि ये क्लासेस आपका एनसीईआरटी और एसपीपीटी दोनों का मिश्रण करके कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके स्कूल में, जिनके विद्यालय में जो है एनसीईआरटी पढ़ाए जाते हैं, तो कहीं पे आपका एसपीपीटी होता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, कम मेहनत आपको लगेगा, वो क्या है। तो आपको बच्चे यहाँ पे अब तक यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में और आपका झारखंड बोर्ड में, उसके बाद आपका सीबीएसई, ये चार जो बोर्ड है बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चारों के चारों बोर्ड को ध्यान में रखकर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 से 15 वर्षों के बीच, उन सभी प्रश्नों को हम एक जगह कलेक्ट करने के बाद आपका जो है टॉपिक वाइज, कौन सा टॉपिक वाइज बच्चे यहाँ पे कवर करवा रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे क्या पूछा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है कम समय बचाया जा रहा है और आपको बेहतर चीज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है ये क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और आगे भी आपका रेगुलर क्लासेस आता रहेगा। पिछले बार भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को करवा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बच्चे, जो कि चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है या नहीं। आपको बता दें बच्चा कि ये जो क्लास है आपका कृषि, कास्ट और आपका जो है वर्ग के बारे में, अर्थात हम बात कर ले सीधा सीधी तो जाति, धर्म, वर्ग के बारे में जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है, हिस्ट्री का क्लास 12th का बुक। इससे पहले 1 और 2 बहुत विस्तार ढंग से करवाए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम बिना देर किए प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये क्लास सभी विद्यार्थी के लिए है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी है, जो बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे दिख रहा होगा, कहता है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवार में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अब बच्चा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो प्रश्न पत्र हो उसमें भी मिल जाए। तो इस तरह से आपको जो है हर प्रश्न को ध्यान में रखकर और सीरियस पढ़ना होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में कि पितृसत्तात्मक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे विद्यार्थी होंगे जो कि कुछ नहीं जानते होंगे, उनको भी ध्यान में रखकर चलना होगा। देखो, 2 प्रकार के जो है वर्ग होते हैं बच्चा, याद रखना। ठीक है। 2 प्रकार के क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। एक आपका पितृसत्तात्मक और एक आपका मातृसत्तात्मक। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप सभी को चीजें समझ में आए। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका मातृसत्तात्मक और एक होता है आपका पितृसत्तात्मक। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान में रखना। देखो, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि पिता का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका वंश जो है उसका क्या करता है, उसका राज्य चलाता है, उसका जो बचा बचाया जो भी साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाता है। क्लियर है। उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाता है उसका पुत्र, उसको हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। और मातृसत्तात्मक किसको कहते हैं, जो
माता का जो है, माता का उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, या फिर हम कह ले माता का जो सरनेम है लगाता है। तो भारत में अगर भी बात की जाए बच्चा, तो भारत में ऐसा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रेयर केस में मिलता है, बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आज तक हम लोग भारत में जब भी देखते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों को सबसे अधिक किसी भी चीज का प्रमाण मिलता है, तो वो कौन सा, तो पितृ शतात्मक का मिलता है, याद रखिएगा, ना कि मातृ शतात्मक का। अपवाद में एक दो ऐसे शासक आए हैं आपका प्राचीन काल में, मध्य काल में जो है कि आपका जो है मातृ शतात्मक को भी मान्यता देते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपसे पूछा जाए तो पितृ शतात्मक। थोड़ा सा और आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मानकर चलिए आपका नाम कुछ भी हो, ठीक है, आपका नाम राहुल है, मोहन है, सोहन है, कुछ भी नाम हो आपका, तो आप अपने नाम के बाद जो सरनेम लगा रहे हैं वो सरनेम किसका है, तो आपके पिता का है। तो वो जो सरनेम है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पितृ शतात्मक। आप सरनेम जो है अपने पिता का लगा रहे हैं, ना कि अपने माता का, तो इसलिए आप क्या हो गए, पितृ शतात्मक हो गए, ना कि मातृ शतात्मक। तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जाए पितृ शतात्मक और मातृ शतात्मक में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इसका अगर आपके सामने प्रश्न मिल जाए तो उत्तर आप लोग कैसे कीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखिए, पितृ शतात्मक ही हम बोलेंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा मेरी बात को। देखिए, पितृ शतात्मक का अर्थ है वह वंश जो परंपरा, जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र इत्यादि से चलती है। मतलब वंश जो हम आपको अभी क्या बताएं, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है उसको पितृ शतात्मक कहते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो है, इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधित विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। किनकी सोच का, तो उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो नागरिक है, उन सभी का सोच पता चल रहा है, किसको, इतिहासकार को। और इतिहासकार कोई भी कब बन पाता है, जब उस घटना को, बीते हुए घटना का जो है अध्ययन कर पाता है अच्छे ढंग से, उस समय जो नागरिक थे उसके मन के बात को पढ़ पाता है, तभी तो एक अच्छा इतिहासकार बन पाएगा ना। तो इतिहासकार का यह मानना है कि उस समय के जो व्यक्ति थे, उस समय के जो विचार थे, सोच थे, इन सभी का अध्ययन करने के लिए पितृ शतात्मक का बहुत होना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाओं को क्या किया, प्रभावित किया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विचारों से क्या हुआ, लोगों को प्रभावित हो गए। देखिए, अब हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताएंगे। अगर आप लोग हिस्ट्री को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उन विद्यार्थियों को भी लेके चले जो कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, मानकर चलिए आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आपको वहां पे देखने को मिला होगा, एक आपका आता है ऋग्वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। तो बच्चा, जब हम ऋग्वैदिक काल देखते हैं, उत्तर वैदिक काल देखते हैं, तो उन दोनों कालखंडों में हम लोग ये नोटिस करते हैं, ये चीज हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि दोनों कालखंडों में धीरे धीरे जो है कर्म कांड बढ़ता गया, जाति आधारित भेदभाव बढ़ता गया, और साथ ही साथ बच्चा पुरुषों की जो तुलना में महिलाओं की जो अपेक्षा की जाए तो उसका जो है स्तर घटता गया। ठीक है, महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे, और पुरुषों को बढ़ चढ़कर सभी चीजों में जो है अधिकार मिलते थे। इस कारण से आपको पता चल रहा होगा कि पितृ शतात्मक का जो प्रारंभ है यह कहां से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऋग्वेद, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना कब हुई है, जरा कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कमेंट में हमें बता सकते हैं। इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग 12th क्लास में जो है इस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और ऋग्वेद का जो है प्रारंभ कब हुआ है इतना नहीं पता होगा तो मजा नहीं आएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि ऋग्वेद जो है कब आया है। ठीक है, बस इतना गेस करना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के अंतर्गत जो है आसपास ऋग्वेद का जो है प्रारंभ हो रहा है, रचनाएं हो रही है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आप 100% बता दीजिएगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, ऋग्वेद जैसे कर्मकांडित ग्रंथ भी हमें मिलता है। साफ साफ यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो ऋग्वेद है यह कर्म कांडों से भरा हुआ था। और कर्म कांड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि पूजा कैसे करना है,
कर्मकांड का मतलब होता है हर प्रकार का कर्मकांड, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज को जो है विस्तार ढंग से लिखा हुआ हमें मिलता है। इसी को हम कर्मकांड कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट परिवार में वस्तुतः शासक परिवार एवं संपन्न परिवार शामिल होते थे। तो आपको यहाँ पता चल गया कि विशिष्ट परिवार कौन होते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट परिवार का तात्पर्य क्या है, तो आप हमें उम्मीद है कि अच्छे ढंग से इस चीज को बता पाएंगे। विशिष्ट परिवार बच्चा वो होता है जो जिसको विशेष अधिकार मिलता हो, जिसको विशेष सिक्योरिटी मिलता हो, वीआईपी पर्सन हम कह ले। आज के समय में पहले विशिष्ट कहा जाता था और आज के समय में जो है आपका वीआईपी पर्सन कहा गया है। वीआईपी पर्सन आज कौन होते हैं? हम और आप होंगे क्या? नहीं होंगे। हम और आप क्या है? एक आम नागरिक हैं। वीआईपी पर्सन कौन है बच्चा? वो व्यक्ति जो राज्य में जो है, देश में जो है गिने चुने लोग हैं। जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई मंत्री का पुत्र हो गया, कोई बड़े बड़े उद्योगपति है, यही ना हो गया आपका वीआईपी पर्सन। हम और आप क्या है? आम नागरिक है। तो ये सारे के सारे जो भी लोग हैं विशिष्ट पर्सन, यही लोग क्या किया करते थे? उस राज्य पे, उस देश पे पकड़ बनाए रखते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का जो पुत्र है वो शासन करता आया है। यही हो गया आपका पितृसत्तात्मक वंश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कुछ यहाँ पे पितृसत्तात्मक वंश के बारे में जो है हम महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं। आप लोग उसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री जब भी पढ़े तो आप इस चीज को ना ध्यान में रखकर पढ़े कि हमें एग्जाम पास करना है। ये आप सोचकर पढ़िए कि हमें जो है जानकारी होना चाहिए। जानकारी होगा तो इतिहास ऐसा विषय है कि आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, मेरे कहानी पे, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है, ध्यान देंगे। कहता है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु, वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु पितृसत्तात्मक में कुछ नियम थे। उस नियमों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पितृसत्तात्मक वंश के अंतर्गत वंश परंपरा को नियमित रखने के क्या कारण थे, क्या नियम थे, तो आप बच्चा यहां से इसका उत्तर 100% कर पाएंगे। ये गारंटी है, इसका उत्तर यहां से आप दे पाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हर एक यहाँ पे पॉइंट, हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो पॉइंट है आपका, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव कवर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी यहां से आपको बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं सामने। देखिएगा, सबसे पहले धर्म सूत्रों की मानो तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, जो कि हम शुरुआत में ही आपको बोल दिए हैं कि ये सबसे बड़ा क्या है? कुरीति है। सबसे बड़ा क्या है? कुरीति है। ऐसा आज के समय में हम लोग देखते हैं ना कि पुत्र जो है, पुत्र या फिर पुत्री, इसमें असमानताएं जो है खत्म करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लड़का हो या फिर लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा माना जा रहा है लोगों का, समाज का और हमारा और आपका, और ये सही भी है। ठीक है, लेकिन हम बात कर ले प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में ऐसा जो है विचार नहीं था। प्राचीन काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका ऐसा सोच था, चाहे वो राज पुरोहित हो, राजा शासक हो, या फिर एक छोटा सा उस राज्य का श्रमिक ही क्यों ना हो। हर एक पिता, हर एक जो है शासक यही चाहता था कि मेरा जो साम्राज्य है वो मेरा पुत्र ही चलाए, ना कि पुत्री। क्लियर है? तो ये बात को आपको याद रखना है। अंततः सभी परिवार का मानना है कि पुत्र प्राप्ति की थी। ठीक है, और आप देखेंगे हम डिटेल में कभी आपको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ। तो आप देखेंगे जब आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को पढ़ लिए ना तो आपका पूरा प्राचीन काल का जो जितना भी कालखंड है, जितना भी कर्मकांड है, सारा आप समझ जाइएगा। तो महत्वपूर्ण है दो आपका जो है टॉपिक, इसको कभी टाइम मिले तो कर लीजिएगा। तो बच्चा यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि जो उस समय के जो नागरिक थे, जो लोग थे, वो ईश्वर का क्या करते थे? आराधना करते थे। किसका? ईश्वर का। और किस लिए करते थे? तो पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर का आराधना करते थे। और पुत्री जो है, पुत्री अगर मानकर चलिए गलती से प्राप्ति भी हो गई तो इसको क्या? अभिशाप माना जाता था और इसको बलि, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि इसको मृत्यु दिया जाता था, मतलब नष्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं।
चलिए देखिए, यहाँ पे साफ दिखाया गया है कि ऋग्वेद में जो है मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह से समय इंद्र से जो है उसकी पुत्र की कामना करता है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि किस ग्रंथ में जो है पिता पुत्र की विवाह के समय पिता जो है पुत्री के विवाह के समय ही पुत्र की कामना करता है। तो बच्चा आपको याद रखना है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मंत्रों में हमें ये मिलता है जानने को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सेकंड है, आज आराम से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है आपको। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अभी आपका जो है जुलाई महीना चल रहा है, हम आपका मई से जो है सेशन लेकर आ रहे हैं लगातार, और आपको गारंटी दी है कि आपका सिर्फ नवंबर या फिर दिसंबर इतना दिन तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, साथ में जो 100 मार्क का आपका जो हिंदी है वो भी हम कवर करेंगे, और पूरा का पूरा विस्तार ढंग से। ठीक है, पूरा विस्तार ढंग से करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी एमसीक्यू है 10 से 15 वर्षों का, ये भी करेंगे। ठीक है, ये भी करेंगे, और आपका गारंटी से पूरा हम 100% बोल रहे हैं कि इतना मेरे साथ करते हैं तो आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, कितना भी आप क्वेश्चन छोड़ते हैं फिर भी आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा क्वेश्चन, कि आप 70 से 75% लेकर आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, जो रणनीति के साथ हम आपको करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में जो है अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीग्राम पे। तो बने रहिए मेरे साथ, हम यही बोलेंगे आप लोग को, और भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ पे जोड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि मेहनत करने में मजा आए। देखिएगा, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड की। क्या कहता है, देखिए कहता है उत्तराधिकारी संबंधित विवाद से बचने हेतु। क्या है उत्तराधिकारी विवाद, देखिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। देखिए पितृसत्तात्मक जो है, तो आपको तो ये पता चल गया कि पितृसत्तात्मक जो है, इसके बाद उसका पुत्र, इसमें जो है उसका पुत्र ही क्या करता है, उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर पुत्र चलाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध भी होंगे, क्योंकि एक पुत्र है तो चलेगा, लेकिन मानकर चले किसी शासक का, किसी व्यक्ति का 2 पुत्र है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वहां पे क्या होगा, युद्ध होगा ना। वहां पे तो हर एक जो पुत्र है अपने आप को दावेदारी पेश करेगा कि हम क्या है, इनका उत्तराधिकारी बनने योग्य हैं, तो ये हैं तो वो हैं। तो इस प्रकार से विवाद होता था। अब इस विवादों की बात की जाए तो यहां समझिएगा मेरे बातों को। देखिए विशिष्ट परिवार के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। ठीक है, राज परिवार में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। अब मानकर चलिए, देखिए हर एक एग्जाम्पल हम आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनके समय में जो है आपका युद्ध हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल से लेकर हम अगर बात कर ले तो आपका आधुनिक काल तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, जो कि कल ही क्लास खत्म हुआ है आपका, अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य का जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होता है तो उसके बाद कौन बनता है, तो बिंदुसार बनता है। बिंदुसार के बाद बच्चा उसका पुत्र अशोक जो होता है वो बनता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है ये 100 भाई था कुल, लेकिन 100 भाई तो था, लेकिन जब बिंदुसार का मृत्यु होता है तो 99 भाइयों का मृत्यु करने के पश्चात जो है यह जो है अशोक राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो। और क्या, और आपका आता है औरंगजेब। कौन सा बच्चा, औरंगजेब। लिखते चलिएगा, सारा महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो औरंगजेब की अगर मैं बात कर लूं तो औरंगजेब का जो पुत्र है, ये 3 पुत्र था। ठीक है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उतना परेशान आपको नहीं होना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। जब आगे ऐसा चीज पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा तो हम जरूर आपको पढ़ाएंगे, बस आप कहानी को समझिएगा। तो जब औरंगजेब का 3 पुत्र था तो इस तीनों में भी जो होता है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद क्या होता है, युद्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि औरंगजेब खुद जो है
क्या करता है, तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करता है। तो ये सारे कहानी आपको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका पूरा हुआ प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला यही था कि क्या होता है पितृसत्तात्मक, इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, क्या इसका महत्व आज भी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि अब बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इसको लिख भी पाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चा सेकंड नंबर प्रश्न की, जो कि खास है बहुत अपने लिए। प्रश्न नंबर सेकंड है और ये आपका जो है लगातार दोहराया गया प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका लगातार दोहराया गया है। यूपी बोर्ड में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो भी यूपी के विद्यार्थी हैं इसको जरूर से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बिहार बोर्ड की बात की जाए, बिहार बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन पूछा है, 2000 आपका जो है 21 में पूछा है और आपका 2019 में पूछा है। मतलब लगातार 1-2 साल के गैप में पूछ रहा है और मैं भी उम्मीद है कि आपसे 25 में भी पूछ ले, 25 में भी पूछ ले, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न की क्या है बात। देखिए, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षेत्रीय ही होते थे, चर्चा कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जब है आपके सिलेबस के अंतर्गत है, ऐसा नहीं कि बाहर है। सिलेबस में आप लोग पढ़े होंगे प्रारंभिक मनुष्य के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में, या फिर हम कह ले आपका उसके बाद आर्य समाज जो आते हैं उसके बारे में। तो आप पढ़े होंगे कि आरंभिक समाज जो प्रारंभ होता है, आरंभिक शासक जो प्रारंभ होते हैं, ये किस कंडीशन में प्रारंभ होते हैं, किस कंडीशन में इसका स्थापना होता है। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिएगा, ठीक है, जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं अच्छी बात है, कमेंट में लिख दीजिएगा। नहीं पढ़े हैं तो वहां पे थोड़ा सा हम कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, मेरे बात को सुनेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका शासक बनता है वो किस कंडीशन में बनता है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास कई कालखंडों में बटा हुआ है। जैसे हम बात करें नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस प्रकार से। ठीक है, तो उस कालखंडों में हम क्या अध्ययन करते हैं, उस कालखंडों में हम यही अध्ययन करते हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो अपने जीवन यापन करने के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते थे, भटकते थे, घूमा करते थे। और उसके बाद ये जो भी काल समय है वो अलग अलग कालखंडों में विभाजन किया गया है। जैसे मानकर चलिए, शुरू में जो मनुष्य थे वो क्या थे, तो वो जो है 4 पैर पे चलते थे, फिर उनका विकास हुआ 2 पैर पे चलते थे, फिर उनका विकास हुआ तो लोग जो है पशुओं को मार कर खाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता है तो उन पशुओं का महत्व समझते हैं और उन पशुओं को बच्चे क्या करने लगते हैं, पालने लगते हैं। फिर जब पशुपालन प्रारंभ होता है तभी तो आपका कृषि भी प्रारंभ होता है, क्योंकि जब पशु हमारे पास है तो उस पशु को खिलाना भी तो कुछ होगा ना। तो ये तो हो गया आपका प्रारंभिक मनुष्य का कहानी, जो कि हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। जब ये कहानी आगे बढ़ता गया तभी तो हम और आप आज इस दुनिया में हैं। तो बच्चे, अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि जब प्रारंभिक मनुष्य का विकास हुआ तो कुछ वर्षों के बाद और विकास हुआ होगा, और उस विकास में क्या हुआ था, तो एक समुदाय आता है जिसका नाम है आपका आर्य समाज। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, यहाँ पे सब क्लियर होगा। ये आर्य समाज कहां से आया था, तो मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया कहां पे पड़ता है, तो मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। ये आपका भारत है, मान के चलिए ये आपका भारत है। ये वाला जो क्षेत्र है ना बच्चा, ये वाला क्षेत्र जो कि आज वर्तमान में यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल, ये सारे के सारे क्षेत्र है। तो ये मध्य एशिया का बेल्ट कहलाता है, और इन्हीं क्षेत्रों से क्या आया था, आपका आर्य समाज आए थे। बच्चा, जब आर्य समाज अपने भारत में प्रवेश करते हैं तो यही लोग जो थे वो क्या करते हैं, भारत में अलग अलग जाति धर्म का स्थापना करते हैं, अलग अलग कुरीतियों का स्थापना करते हैं ये सारे। और एक बात आपको और बता दें कि जो आर्य शुरुआत में भारत में आते हैं ये छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। क्यों, देखिएगा, जब प्रारंभिक मनुष्य थे तो वो लोग जो है परिवार उनका नहीं था, वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, अलग अलग इधर उधर लोग रहते थे, और जो मिला
मारकर जानवर को खा लेते थे और जीवन यापन करते थे, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पशुपालन होने लगा, कृषि होने लगा, तो लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, और जब लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं तो वही जो समाज है वो क्या बन गया बच्चा, एक कबीला बन गया। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, गारंटी है सब क्लियर होगा, ठीक है। जब कबीला बन गया है ना, तो वो कबीला धीरे धीरे मेरे बात को सुनते चलेंगे, वो एक कबीला क्या हो गया, एक कबीला बहुत सारे कबीला बन गया, ठीक है, बहुत सारा कबीला बन गया। और यही बहुत सारा कबीला जो है बच्चा, ये बहुत सारा कबीला जो है ये क्या हो गया, एक नगर बन गया। और इस नगर को चलाने के लिए एक शासक चाहिए था, एक राजा चाहिए था। इसी का हम कहते हैं आज के समय में तो शासक हो गया या फिर राजा। शुरुआत में जो शासक होते थे बच्चा, ये किसी प्रकार का किसी भी नागरिक से ना कर लेते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है लिख लीजिएगा, और ना ही किसी भी प्रकार का सैनिक रखते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, उस प्रकार से शासक को भी लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अपना सैनिक रखना चाहिए, ताकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगा वैसे वैसे लोग भी अधिक मात्रा में हो गए, तो एक व्यक्ति से तो संभालना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए जो है उसमें क्या होने लगी, सेना की भर्ती होने लगी, और सेना की भर्ती हेतु चलाने के लिए लोगों से टैक्स वसूल करने लगा गया, ठीक है। तो यही था आपका क्षेत्रीय शासक का कहानी। मुझे उम्मीद है कि पूरा दम एकदम डिटेल में क्लियर हो गया होगा। यही आप लोग पढ़ेंगे तो 1 से 2 दिन चैप्टर में लग जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे कम समय में जो है कोशिश किए हैं कि बस छोटा सा एक झलक दिखला सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न के उत्तर पे। देखें, आरंभिक राज्यों में जो शासक निश्चित रूप से क्षेत्रीय ही नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्गों से भी संबंधित होते थे। हम आप क्या बोले, हम आपको बोले ना, कोई क्षेत्रीय नहीं होते थे। मानकर चले कोई व्यक्ति दूसरे कबीले का है और वो शासक बनने योग्य है, वहां पे वो गया, मुखिया बन गया, तो हो सकता है भाई वो राजा बन गया, ठीक है। योग्यता के आधार पर होते हैं ना लोग। चलो, देश के अंदर शुरू से ही वर्ग व्यवस्था जटिल थी। चारों वर्गों के लिए अलग अलग क्या था, तो कर्तव्य निर्धारण थे। 4 वर्ग कौन से हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा, वो 4 वर्ग कौन से हैं, आप क्या जवाब देंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, सबसे पहला होता है आपका पुरोहित, ठीक है। सारा कुछ लिखिएगा, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको बताते चले। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बच्चे यहाँ पे क्षत्रिय, उसके बाद होता है आपका वैश्य, उसके बाद आपका होता है शूद्र, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या है आपका, 4 प्रकार के जो है जाति आधारित या फिर धर्म आधारित कह ले हम वर्ग है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसके अनुसार राज्य करने का अधिकार सिर्फ किसका था, तो क्षत्रिय का था। क्षत्रिय का क्या था, तो क्षत्रिय का सिर्फ शासन करने का अधिकार था, ठीक है। और हम बात कर ले अगर पुरोहित का, तो पुरोहित जो है ये धर्म सूत्रों का, धर्म शास्त्रों का जो है आदर्श देखता था, उसके बारे में बताता था। क्षत्रिय का कर्म शासन करना था, युद्ध करना था, लोगों का सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना था, यज्ञ करवाना था, वेद पढ़ना था और दान देना था। ये सारे के सारे काम किसका था बच्चा, तो ये सारे के सारे काम आपका क्षत्रिय का था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्षत्रियों के बारे में तो आप यहां से अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। कहा गया यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ या सर, यहां से लिख लीजिएगा, ये सारे काम किसका है, क्षत्रियों का है, ठीक है। ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मणों के बारे में क्या है, देखिए ब्राह्मण जो है इस व्यवस्था से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त था। देखो हम अभी बताए ना आपको, वर्ण व्यवस्था जो है हम आपको बताए ना, सबसे पहले कौन है, तो ब्राह्मण है, पुरोहित जिसको कहते हैं, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर आपका वैश्य है, उसके बाद आपका सबसे अंतिम में शूद्र आता है। वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था मानते हैं, और यह भी सत्य है कि ग्रंथों में जो है गैर क्षत्रिय राजा होने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे बात आपको याद रखना है। सीधा सीधी यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से हुई थी। मौर्य जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसका उद्भव की अगर बात की जाए तो गर्मजोशी से बहस होती है कि माना जाता है कि जो मौर्य वंश है ये जो है शूद्र समाज से आते थे, शूद्र समूह से आते थे, ऐसा माना जाता है बहुत सारे इतिहासकारों का।
बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे जो है क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय जो है शस्त्र उन्हें निम्न कुल के मानते हैं। निम्न कुल का मतलब है वही निचले स्तर का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में। तो ये शुंग वंश, कर्ण वंश भी ऐसे हैं जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीति का सत्ता उपभोग कर हर व्यक्ति कर सकता है। राजनीति का जो मतलब एक प्रकार से बात की जाए तो राजनीति जो है आज के समय में क्या है, आज के समय में यही तो समानता है ना। समानता क्या है, समानता, ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोग को पॉलिटी में पढ़ना है। समानता यही है कि आप लोग जो है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर या फिर आर्थिक सामाजिक रूप से उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही यहाँ पे बातें कही गई है कि राजनीतिक सत्ता में आने के लिए किसी व्यक्ति को कोई भी जो है यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो समर्थ और संसाधन जुटा सकता है वो बिल्कुल आ सकता है। एक और बात यह है कि सातवाहन कुल से प्रेरित प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपके नाम यहाँ पे दिख रहा होगा गौतमी पुत्र। हम आपको अभी ऊपर वाले जो है क्वेश्चन में आपको पढ़ाए हैं कि पितृसत्तात्मक वंश के बारे में। तो बच्चा जब भी आपके सामने एग्जाम्पल पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है जो कि पितृसत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था, तो आपको याद रखना है वह होगा गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र किस वंश के आस्था था, तो सातवाहन वंश से था, सातवाहन शासक था, याद रखिएगा, जो कि यह दक्षिण भारत में इसका शासन था, ठीक है। ये अपने माता का जो है सरनेम लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उसने यह भी दावा किया है कि चारों वर्गों के भीतर विवाद संबंध होने से पर उन्हें रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाद संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध जो है स्थापित किए। मतलब ये सारा का सारा जो कहानी है, आप लोग पीडीएफ तो जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ जरूर ले लेंगे। लेकिन ये सारा के सारा कहानी जो है बच्चा, ये क्या है, तो जाति पे है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, वो सिर्फ जाति वर्ग के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जाति का उत्पत्ति हुआ, किस प्रकार से जो है जाति में, समाज में जाति में, वर्ग में भेदभाव हो गया, काम के आधार पर जो है जाति बट गए। तो आप जो है इसको समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। हम आपको क्या बताएं, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जो है समाज, जो वर्ग है वो चार प्रकार के हैं। सबसे पहला जो उच्च स्थान प्राप्त है वो कौन करता है, तो पुरोहित या फिर हम कह लें ब्राह्मण, जिसका काम है वेदों का अध्ययन करना, वेदों के बारे में बताना, इधर उधर, मतलब एक प्रकार से ढकोसला, ठीक है। दूसरा बात, हम अगर बात की जाए तो दूसरा बात है आपका जो कि क्षत्रिय आते हैं। और क्षत्रिय अपने आप को ये मानते थे कि हम जो हैं, ये हम क्या हैं, तो हम रक्षक हैं, हम राज्य का, देश का, नागरिकों का रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। बदले में कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य का काम क्या था, तो वैश्य का काम था उद्योग लगाना, वैश्य का काम था संसाधन का क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे हम कह ले कृषि की बात कर ले, हम बात कर ले बच्चा अलग अलग उद्योगों की, तो ये वैश्य आते थे। और अब आता है अंतिम पायदान पर, जिसका नाम है शूद्र। और शूद्रों का काम था कि तीनों के तीनों जो वर्ग है उनका सेवा करना, सिर्फ सेवा करना ही शूद्रों का काम था। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्लियर होगा। आज दो क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर भी आप डेली बस यहाँ क्लास कीजिए, 10 से 15 दिन क्लास कीजिए, फिर आपको खुद लगेगा कि आपको किसी क्लास में जाने का जरूरत है या फिर नहीं है, ठीक है। अभी बस आपको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अभी तक YouTube पे ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतना मेहनत कर रहा है। 4 से 5 अलग अलग बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर उस क्वेश्चन को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना, उसके बाद उसमें टॉपिक निकालना है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इतना आसान कोई नहीं बना कर देगा। तो बस आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चन को ले लीजिए और आप लोग जो है कंफर्म हो जाए कि इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100% है कि आपका टकराएगा
70 से 80%, 90% गारंटी हम लेके चलते हैं। कितना भी किस्मत खराब रहा तो टकराना निश्चित है, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बुक एक ही है, ठीक है, बुक एक ही है, सिलेबस एक ही है, तो क्वेश्चन कहां जाएगा, कितना क्वेश्चन पलटेगा, आप खुद सोचिए। तो इसलिए हम इस रणनीति के साथ लगातार आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग कीजिए। अंतिम में हम टेस्ट सीरीज भी आपको करवाएंगे, फ्री में सब कुछ यहाँ होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। साथ में आपको बहुत सारे नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग बने रहिएगा। बच्चा अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा हो तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है फीडबैक जरूर दिया कीजिए, सेशन को शेयर किया कीजिए, और अपने साथी तक जरूर पहुंचाया कीजिए, उसको भी बताया कीजिए कि यहाँ पे जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं क्या है नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।